So if in case the audio goes away, आवाज़ अगर ब्रेक होती है या सुनाई नहीं देता है या ऑडियो कम है या स्क्रीन रुक जाता है तो प्लीज़ आप बता दें क्लास के बीच में भी। ठीक है? ओके, तो स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एंड स्टार्ट करते हैं। वी आर डूइंग एंटेनास एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स एंड ये कोर्स आउटलाइन है। तो पहले क्लास में हमने बेसिक ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखा। सेकेंड क्लास में इंट्रोडक्शन किया था हमने अबाउट antennas and other radiation properties। अ, फिर हमने थर्ड क्लास में बेसिकली या थर्ड क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बाद हमने रेडिएशन फील्ड्स देखा। एलिमेंटल डाइपोल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल, हर्ट्जियन डाइपोल हमने डिस्कस किया। विद अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। इसमें से हमें इक्वेशन पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें हमें क्या याद रखना था? हमें याद रखना था कि सोर्स के रो जे क्यू आई चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज या करंट का इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स, जो कि कमा ए है और वी है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर उससे हमें फील्ड इंफॉर्मेशन निकालना है ई एंड एच। हमने हर्ट्जन डाइपोल के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए थे। और फिर हमने एक बार हर्ट्जन डाइपोल डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया फार फील्ड और नियर फील्ड। एक बार जब हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, तो बस उसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके फील्ड का एक्सप्रेशंस लिख रहे थे नियर फील्ड और फार फील्ड में। हमने इतना किया था। तो इन सब में बहुत सारे इक्वेशंस देख रहे स्क्रीन पे आ रहे थे जिन पे उतना ध्यान नहीं देना है। उन हमें बस याद रखना है कि किसके बाद क्या कर रहे थे। और थोड़ा बहुत मैथ्स के लिए हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग वैसे ही कोई जो 5-10 मिनट का अगर लेक्चर मिल जाता है यूट्यूब पे तो देख के रिवाइज कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। इतना बिग डील नहीं है, ये यूज़ हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने ये इतना किया था। आज आज थोड़ा बहुत और इक्वेशंस देखेंगे हम लोग। वो थोड़ा पता परेशान नहीं होना, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल को जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एंटेना पैटर्न एंड एंटेना पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। मतलब जब एंटेना एक्चुअली आप डिज़ाइन करोगे तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या नीड्स हैं एंटेना डिज़ाइन करने के लिए। हम कुछ डिवाइस बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए। आप कोई डिवाइस को कैरेक्टराइज कैसे करोगे, तो अ, वो सब हमें प्रॉपर्टीज देखना होगा कि जब अब एंटेना रेडिएट करता है तो किस डायरेक्शन में करेगा, कितना पावर होगा, कितना गेन होगा। ये सारे टर्म्स हैं जिससे हम लोग एक एंटेना का परफॉर्मेंस को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं कि एंटेना कि हमारे नीड्स के हिसाब से कितना सूटेबल है। तो वो सारे प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे। मे बी अगर सारे नहीं भी डिस्कस हुए तो हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि स्पेशली जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो यूज़ रियल केस अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज भी थोड़ा बहुत इक्वेशन होगा, बट अगेन हम बार बार इसी बात पे स्ट्रेस करेंगे कि इक्वेशंस किताब में लिखे हैं तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको वो यूज कैसे हो रहे हैं उन पे ध्यान देना है। ठीक है? तो कल जैसे ही हम लोग अब भी पहले मैग्नेटिक डाइपोल को देख लेते हैं कैसा होता है, और उसके लिए हम लोग फील्ड्स अगेन कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आपको याद होगा तो पहले हमने जो करंट था, करंट स्पेसिफाई किया था। करंट से हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकाला था। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से
लाइक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है? ये स्टेप्स थे। अदर वे वाज़ कि हम लोग करंट से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें और उससे एच और ई फील्ड डायरेक्टली दोनों निकल जाते हैं। तो ये अगर आप कभी ट्राई कर पाओ तो करना, अच्छा होगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा दिखता है। दिस इज़ अ फिलामेंट्री लूप ऑफ रेडियस b, ठीक है? यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, दिस इज़ द रेडियस b, एंड अ यूनिफॉर्म टाइम हार्मोनिक करंट I cos ओमेगा t is flowing around its circumference। लास्ट क्लास एक क्वेश्चन था कि कैसे पता चल रहा है कि फील्ड हार्मोनिक है या नहीं? तो हार्मोनिक कैसे पता चलेगा? अगर ये कॉस या साइनोसॉइड का टर्म आता है तो वो हार्मोनिक है। एक साइन और कॉस को लिखने का दूसरा तरीका ई पावर जे ओमेगा टी भी होता है। अगर ये टर्म है तो भी हार्मोनिक है, ठीक है? तो और ये हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि हमने ही डिसाइड किया है। हमने ही बता दिया कि इसमें जो करंट का फ्लो है वो हार्मोनिक करंट है और वो उसकी एक्सप्रेशन ये है, आई कॉस ओमेगा टी। तो ये एक लूप है यहाँ पे, ये मेटल का एक लूप रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई कॉस ओमेगा टी के एक्सप्रेशन के साथ। तो आई कॉस ओमेगा टी इस लूप के अराउंड फ्लो कर रहा है। ओके, लूप के अराउंड आई कॉस ओमेगा टी फ्लो कर रहा है। ओके, सॉरी, दूसरा डायरेक्शन में आई cos ओमेगा टी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंड उसका हम लोग एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे, डीएल डैश। सो दिस डीएल डैश इज वेरी स्मॉल। पहले तो ये लूप ही बहुत छोटा है, ठीक है? दिस लूप इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और उस लूप में भी हम लोग एक बहुत छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं। तो ये डीएल सेक्शन बेसिकली जीरो के आसपास है, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो बहुत छोटा सेक्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो और ये इस डीएल के में जितना करंट होगा फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करके इस जगह का फील्ड निकाल रहे होंगे, यहाँ पे टोटल फील्ड इसकी वजह से कहते हैं। तो पहले हम लोग हमारा क्या एम रहेगा, इस डीएल की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड आ रहा है वो निकाल लेंगे। फिर हर स्मॉल डीएल के लिए जितना फील्ड होता होगा वो हम लोग इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें टोटल फील्ड मिल जाएगा इस लूप के लिए, ठीक है? तो इसको एक, हाँ, इस चीज को हम लोग ये भी बोलते हैं, आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा या फिर फिजिक्स में कहीं कहीं पे, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कोई फील्ड है और हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो उन सारे सोर्सेस का जो इफेक्ट है उसको क्यूमुलेटिव यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं और हमें टोटल फील्ड मिल रहा होगा। बस ये बताने के लिए, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत जगह आएगा और आपको बस नाम के लिए पता होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे इस छोटे सेक्शन की वजह से कितना फील्ड है, सिमिलरली हर छोटे सेक्शन की वजह से कितना फील्ड है, उसको टोटल करके हम लोग यहाँ फील्ड निकालेंगे। तो फील्ड निकालने के लिए अब पहले हमें यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर वहां से फील्ड निकालेंगे, ठीक है? तो इस पॉइंट पे पहले हमें ए या बी निकालना होगा और फिर ए और बी से हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल सकते हैं। अभी कुछ और टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें जैसे पिछले जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देख रहे थे तो वहां पे एक पी बोल का टर्म आया था जो हमारा डाइपोल मोमेंट था। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का डुअल है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमेंटल मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पे एम से डिनोट करेंगे, और ये इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज करंट टाइम्स द एरिया। ओके, तो पाई स्क्वायर बी इज द एरिया ऑफ दिस लूप, और एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। तो ये हमारा ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका डायरेक्शन जो रहता है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस एरिया। ओके, सो ये जो एरिया है, एरिया जो सरफेस का जो वेक्टर बनेगा इस एरिया, हाँ, इस लूप का बेसिकली, तो अगर आप एक सरफेस कंसिडर करो तो उस पर नॉर्मल जो बनाओगे और उस डायरेक्शन में अ, आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, सो दिस इज ए जेड इज इन the normal direction to this loop, and yeah, I into pi b square.
एंड अगेन इसको एम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इटैलिक एम बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया एंड ए जेड इज द डायरेक्शन इन कैप. दिस बोल्ड एम गिव्स यू इज द नोटेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट. सो हमने एक मैग्नेटिक मोमेंट बोल के एक टर्म भी डिफाइन कर दिया एंड वी विल यूज दिस इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई. हमारा फॉर्मूला अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो हम लोग कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम लिख देंगे, तो वैल्यू आज थोड़ा सिंपल तरीके से डिनोट कर पाएंगे. दिस इज अ प्रॉपर्टी. समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया गया है, तो आपके पास ये वैल्यू होगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, तो ये डिफाइन कर दिया हमने. ये लूप हमारे पास है. ये दिस लूप इज आर मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक मोमेंट पता है हमें. हमें पता है कि किस पॉइंट पे हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं. दिस पॉइंट इज अगेन r distance from the center and r distance from this पॉइंट, जहाँ से हम लोग जहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे. तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे पास है. ओके. तो जो वेक्टर पोटेंशियल है हम लोग अ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. आई इज द करंट इन द लूप upon 4 pi. Mu naught और 4 pi constants है, and then the integral, this closed loop integral on e power minus j beta r1 by r1. So r1 इस particular point से distance है जहाँ हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं. तो r1 e power j beta r1 by r1 into dl. dl is the length of this small section. तो हम लोग इस dl लेंथ के लिए जो फील्ड है वो इतना है, और अगर पूरे लूप के लिए निकालेंगे तो पूरे लूप के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हमारा वैल्यू आएगा. अब क्या है, ये इंटीग्रल वाला पार्ट हमारे लिए बस कंसर्न नहीं है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास रहता है. अब इस एक्सप्रेशन में हमने ये वैल्यू पुट किया है, तो अब बस ये इंटीग्रल को क्विकली देख लेते हैं कि कैसे रिजॉल्व कर देंगे. हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे और आधी चीज़ों को ज़ीरो कर देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है? तो अभी इंटीग्रल में जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, वो ये है. दी r1 तो हमारा फिक्स है. ये हमें इस जगह पे सॉरी r1 हमारा मूव कर रहा है, बट दिस r डिस्टेंस इज फिक्स. तो हम क्या करेंगे, r1 को r के टर्म में लिख देंगे. तो सारा डिपेंडेंसी r के टर्म में आ जाएगा. ये b और r के टर्म में r1 को लिख देंगे. तो b और r कांस्टेंट होते हैं. और ये ई पावर वाला जो टर्म है उसको भी हम लोग गायब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ई पावर को इंटीग्रेट करना थोड़ा कठिन है. ठीक है. तो ई पावर बीटा r1 को हम लोग अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई पावर जे बीटा आर माइनस जे बीटा r1 माइनस आर. तो ये जो r1 था इसको हम लोग ऐसे ब्रेक किए. दिस इज r माइनस आर. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही टर्म आ जाएगा. दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस r1. ओके. तो हमने इधर प्लस माइनस r ऐड कर दिया. अब प्लस माइनस r ऐड करने के बाद अगर हमें ये पता है ई पावर ए बी लिखा है, तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर ए ई पावर बी. ठीक है. तो ये इसको सेपरेट कर देंगे. तो अगर हम लोग इसमें पूरे चीज में अगर जे बीटा अगर मल्टीप्लाई होता और ये ई पावर में होता, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. ये सेपरेट करके ई पावर जे बीटा आर और ई पावर माइनस जे बीटा आर वन माइनस आर, ये दो टर्म में सेपरेट हो गए. अब ई पावर माइनस जे बीटा आर ये कांस्टेंट है. ठीक है. ये कांस्टेंट बन गया तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. और ये जो सेकंड टर्म था ई पावर माइनस जे बीटा आर माइनस आर वन, ये दिस इज वेरी स्मॉल. ठीक है. ये बहुत छोटा है. तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल को जब एक्सपैंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स को हम लोग वन माइनस, आई थिंक या ऐसे ही करते हैं ना, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल. ऐसा कुछ एक्सपेंशन होता है ई पावर का. और अगर ये एक्स बहुत छोटा है, हम लोग आगे के पावर्स इग्नोर कर देते हैं. तो सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर के बाद के सारे टर्म इग्नोर कर देंगे अगर, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा वाई माइनस जे बीटा आर वन माइनस आर. ओके. तो ये इधर जो किया है हमने, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन. ओके.
थोड़ा टाइम स्पेंड किया इस अप्रोक्सीमेशन पे, बट दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोक्सीमेशन अगर आपको ई पावर एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज याद है तो। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज आई गेस ये वाले प्रॉपर्टीज तो आपको सर याद हो जाएंगे अगर आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। एक तो हमने सबसे सिंपल काम किया कि R1 को R प्लस R1 माइनस R के टर्म में लिख दिया, तो एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया वहाँ पे प्लस माइनस R ऐड करके। फिर ई के एक्सपोनेंशियल के पावर्स को सेपरेट कर दिया, उसमें से एक कांस्टेंट हो गया और सेकंड वाले को एक्सपैंड करके हमने ये एक्सपोनेंशियल हटा दिया। अब एक्सपोनेंशियल हट गया है तो बहुत हमारा लाइफ आसान हो चुका है। अब ये बस एक्सपोनेंशियल ये जो भी अप्रोक्सीमेशन हमने किया, इसको हम लोग वापस एक ये वेक्टर पोटेंशियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो इंटीग्रल आसान हो जाएगा। ठीक है? तो हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये एक एक्सप्रेशन है और हमने सारा मेहनत जो भी किया वो ये अप्रोक्सीमेशन करने में किया। ये ई पावर जे बीटा R1 को हमने ये ऐसा टर्म में लिख दिया जो कि एक कांस्टेंट है और सेकंड वाला पार्ट में भी चीज़ें कांस्टेंट है और जो एक वेरिएबल है भी वो अ, उतना बॉदरिंग नहीं है हमारे लिए, वो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है? अब इसको हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये ई पावर वाले एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर डालते ही हमें पता है कि ई पावर माइनस जे बीटा आर और 1 और आर ये कांस्टेंट्स हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रल के अंदर ये दो टर्म बचेगा। ठीक है? क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल बाय R1 और माइनस जे बीटा बाय क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब ये जो दो इंटीग्रल है ये दोनों रिलेटिवली इजी हैं और इसको हम लोग अभी क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली मैथ्स का काम है, तो बुक्स में आप देख सकते हो। इसके लिए हम लोग परेशान नहीं होंगे, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड वाला जो इंटीग्रल है ना, ये बेसिकली जब आप एक कांस्टेंट को ये डीएल लूप के अराउंड इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा आपको। ये डीएल को सम ऐसा साइन थीटा डी थीटा डी फाई ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस डीएल को। तो ये बेसिकली आपको अ, ये सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना होगा, तो ये एज एन असाइनमेंट होगा ताकि आप खुद से ट्राई करो। ये इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें बस मैथ्स और मेहनत है। ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूशन करके है और ये आपको बुक में मिल भी जाएगा। यहाँ पे आप अगर इक्वेशन 639 का सॉल्यूशन लिखोगे, जो बुक मैंने शेयर किया उसमें है ये, तो आप ट्राई करके देखना। बट एनीवेज हमें किस चीज़ से मतलब है? हमें मतलब है कि हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था। अब वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें वो फाइनल चीज़ मिल जाए जिसको हम लोग फील्ड निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल एज़ अ हिंट दिस बिकम्स 0, ये 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट को आप लूप में इंटीग्रेट कर रहे हो। जो इसके जो लिमिट्स आएँगे वो लिमिट्स इक्वल होने की वजह से ये 0 हो जाएगा। ठीक है? तो सेकंड पार्ट तो 0 है, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल ऐसा आ जाएगा। ये ये जो जे बीटा आर बस मल्टीप्लाई हुआ है इसके बाद हटा दो तो आप दिस इंटीग्रल बिकम्स इक्वल टू दिस। ठीक है? तो ये इक्वेशन हम प्रीवियस नॉलेज से यूज करेंगे कि अगर हम लोग डीएल बाय R1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आई बी स्क्वायर दिस बिकम्स बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके आता है, बट ये हमें नोन है। अब बस हमें ये नोन है तो हम ये फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो वेक्टर पोटेंशियल का था। तो हमने अगेन वही किया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था। हमने एक डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक में किया था, डाइ प्लस क्यू माइनस क्यू, और उसके बाद करंट डिफाइन किया था। इसमें हमने लूप लिया, लूप में हमने करंट डिफाइन किया। अब करंट को यूज करके हमारे पास ये वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है? अब ये वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, अब हम अगला स्टेप कर सकते हैं इससे। हमारा अगला स्टेप क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो जो कर्ल करके निकलता है। ठीक है? तो एक बार यहाँ पॉज़ कर जाते हैं। इसमें हम एक चीज़ बोलेंगे कि आपको जितना इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको लेके स्ट्रेस नहीं करना है। ये सारे सिंपल मैथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? बेसिकली थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी सॉल्विंग। तो
उसके अलावा आपको अगर स्टेप्स में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूछना, ठीक है? तो इधर हम पॉज़ करते हैं। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो। क्योंकि हमारे पास अभी ये वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। ये वेक्टर पोटेंशियल एक्सप्रेशन आ गया है, तो अब इसके बाद रिलेटिवली सिंपल है, आपका बस कर्ल वगैरह लेना है, तो हमारे पास फील्ड्स के इन्फॉर्मेशन आ जाएँगे। तो प्रीवियस स्लाइड और इस स्लाइड में हमने एक बार क्या किया देखते हैं। हमने मैग्नेटिक डाइपोल के लिए स्टार्ट किया सॉल्व करना। हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया। फिर हमने वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिफाइन किया। वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, ठीक है? वेक्टर पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में जो एक अप्रॉक्सीमेशन जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने देखा। ये ई पावर जे एक्सपोनेंशियल का टर्म को, वो एक्सपोनेंशियल का एक बार हमने अप्रॉक्सीमेशन देख लिया। तो फिर हमने वो अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये फिर इंटीग्रल को सॉल्व किया, इंटीग्रल को ब्रेक किया और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसमें से एक पार्ट ज़ीरो हो जाता है सिमेट्री से, और दूसरा वाला पार्ट का इंटीग्रेशन असाइनमेंट है एसेंशियली। तो और वो भी टेक्स्ट बुक में आप एक बार देख सकते हो। दिस इज़ रिलेटिवली सिंपल इंटीग्रेशन। और ये अब एक बार इंटीग्रेशन हो गया है, तो हमें हमारे पास एक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है? अभी हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ चुका है, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा गोल है, वो देखेंगे। तो ये वेक्टर पोटेंशियल अब एक बार हमें मिल गया, तो हमें जब पता ही है कि अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पहले ये 11 1 को देखते हैं। 11 1 निकालेंगे हम लोग। तो कर्ल ऑफ ए लेंगे हम लोग, जो हमारे पास पहले से हमें फॉर्मूला पता है। अब कर्ल लेंगे तो अगेन यहाँ पे वही सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो पहले आए थे। हमें कोऑर्डिनेट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको याद होगा, वो डिटर्मिनेंट निकालना था जिसमें थीटा फाई वगैरह वाले एक्सप्रेशन थे। तो अब अगेन कर लेंगे हम लोग, तो जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, तो हमें ये दो टर्म्स आएंगे। ये फाई में था, तो ये आर और थीटा वाले टर्म्स हमें मिल जाएंगे। और ये अगेन आप अगर याद करोगे तो हमें सिमिलर एक्सप्रेशंस मिल रहा है जे बीटा आर के टर्म्स में और एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स। तो सिमिलरली अब एक बार एच का एक्सप्रेशन मिल गया, तो फिर से आपको कर लेना होगा। तो ये फिर से वही वो बड़ा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा जिसमें आपको मेहनत लगेगा। बट वही है, मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा डेरिवेटिव और बहुत सारा सब्ट्रैक्शन। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो ई फाई के टर्म में होगा। तो अगेन यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हमें 6 में से 3 ही टर्म मिल रहे हैं, ठीक है? और ये प्लेन वेव को भी रिजल्ट करेगा। तो इसके बाद वही नियर फील्ड फार फील्ड वाले अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो इस चीज़ में। ठीक है? तो यहाँ एक बार हम पॉज करते हैं ताकि आप एक बार ये इक्वेशंस देख लो। अगर इसमें से कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आप अगर सर सर भी हैं, तो अगर सर को कुछ ऐड करना है तो बोले सर, आपको अगर कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। It's okay, sir. Sir, जी सर। no issues. You can carry on. ओके सर। थैंक यू सर। बस 1 मिनट रुक जाते ताकि एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। स्लाइड्स तो एनीवे शेयर हो जाएँगे।
इन केस कोई नोट डाउन कर रहा है तो उनके लिए, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो ठीक है। तो वापस एक बार इन जो स्टेप्स किया था वो फिर से देखते हैं कि हमने, हमारे पास ये लूप था यहाँ पे, ये लूप लिया हमने। लूप पे इस डीएल सेक्शन के लिए हम लोग पहले यहाँ पे फील्ड पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे थे। तो हमारे पास हमारे लूप में जो दो कांस्टेंट्स थे उनके टर्म में हम लोग ट्राई किए पूरा एक्सप्रेशन को शिफ्ट करने का, बी और आर। तो पहले हम हमारे पास ए जो वेक्टर पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन लिखा। उसमें एक टर्म आया ई पावर जे बीटा आर वन बाय आर वन। अभी आर वन को हम लोग ट्राई किए, हम जितना ज़्यादा हो सके आर वन को हम आर और बी के टर्म्स में लिखते हैं। आर और बी के टर्म्स में लिखने के लिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया, उसको इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट किया और फिर इंटीग्रेट किया। एक बार ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया तो हमें एक एक्सप्रेशन आ गया। एक का एक्सप्रेशन क्या आया, दिस 1125 विच इज ओवर हियर। ये 1125 के लिए हमने सारा मेहनत किया। अब एक बार ये 1125 आ गया तो फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूट, उसको यूज करके कर लिया। कर लेके मैग्नेटिक फील्ड निकाला। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अगेन स्टेप्स वही थे, करंट, वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे एंटेनास के लिए आप कर सकते हो। आपके पास एक बारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी पता है तो वो हमारा सोर्स का इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अब सोर्स का इन्फॉर्मेशन के बाद आप पोटेंशियल निकाल के फील्ड्स निकाल सकते हो। जैसे मीन्स ट्रू फॉर सारे तरह के एंटेनास। ओके। तो एक जो अब दो तीन बार अभी क्लास में अब हम लोग बोल चुके हैं कि फील्ड्स डुअल होते हैं, तो अभी उनको देख लेते हैं कि कैसे फील्ड्स डुअल दिख रहे हैं। ओके। तो आप अगर इक्वेशंस को देखोगे, ई फाइव का ई फाइव का एक्सप्रेशन को ये लेफ्ट साइड में आपके, लेफ्ट साइड में आपके मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सप्रेशंस हैं, और राइट साइड में आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है। तो आप अगर इनके एक्सप्रेशंस देखोगे ध्यान से, तो ई फाइव और एच फाइव के एक्सप्रेशन बहुत सिमिलर दिखते हैं। इसमें वही जे बी टार के टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है। और उसके आगे फिर जो भी टर्म दिखता है वो थोड़ा रिलेटिवली कॉन्स्टेंट्स वाले टर्म होते हैं, और कॉन्स्टेंट्स और सोर्स वाले टर्म। इसमें क्या है, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे आई डी एल है। ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है। यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर है। और बाकी इधर वाले टर्म्स तो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। सिमिलरली अगर आप एच आर और ई आर के एक्सप्रेशंस को देखोगे तो वही होगा। यहाँ पे सोर्स का टर्म एम है, यहाँ पे सोर्स का टर्म आई डी एल है, यहाँ पे अगेन सोर्स का टर्म एम है तो यहाँ पे भी आई डी एल है। बीटा स्क्वायर टू कॉस थीटा, बीटा स्क्वायर टू कॉस थीटा, बीटा स्क्वायर साइन थीटा, बीटा स्क्वायर साइन थीटा। और फिर ये एक्सपोनेंशियल और ये वाले टर्म्स, ब्रैकेट्स वाले टर्म्स पूरे ही सेम है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये दोनों डुअल है। अगर आपके पास एक का भी एक्सप्रेशंस है तो दूसरे के एक्सप्रेशन आप उससे लिख सकते हो। इन दोनों में बस थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड का डिफरेंसेस आता है, वो भी स्केलिंग करके मिल सकता है हमें। तो अगर हम लोग ई और एच ई यूज कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ई एम और एच एम यूज करते हैं ताकि हमारे ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो लिखने के लिए। तो ई और एच ई और ई एम और एच एम हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, दी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो ये दो तरह के डाइपोल है, और इन दोनों के फील्ड्स को हम लोग इन नोटेशन से डिनोट करेंगे। अब इसको यूज करके हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करेंगे तो बस ईटा नॉट का स्केलिंग का फैक्टर का डिफरेंस है। और ईटा नॉट अगर हमें याद होगा तो ये हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस है। और ये अगर इन जस्ट इन केस हमारा ये जो भी
सॉल्व कर रहे थे, ये अगर एयर में नहीं होता या वैक्यूम में नहीं होता है, फ्री स्पेस में नहीं हो रहा है, तो ये ईटा नॉट सिंपल ईटा में चेंज हो जाएगा, व्हिच विल बिकम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ उस दैट मीडिया। ओके, तो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखेंगे, दिस विल बी वन माइनस वन अपॉन ईटा नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये नोटेशंस आपको ध्यान रखना है, ये ई और एम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल्स के लिए है, और कैपिटल ई और कैपिटल एच इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। तो बस ये स्केलिंग के डिफरेंस है, बाकी मैग्नीट्यूड्स फिर इक्वल हो जाएगा। तो यही डुअलिटी है, विच इज़ यूजफुल अगर आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाह रहे हो, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप एक वैल्यू निकाल लोगे तो दूसरा वाला आप क्विकली निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों के लिए क्वेश्चंस पूछे हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपने सॉल्व कर लिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल का आप लिख के कि फ्रॉम डुअलिटी ये वाले ऐसे स्केल हो सकते हैं, और आप सॉल्व कर सकते हो, आपको वापस से सारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी आप इसमें जो एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं वो आईडीएल विल बी इक्वल टू जे बीटा एम, जो कि ये सोर्स वाले पार्ट है। तो इन बीटा इज अगेन योर वेव नंबर ओमेगा म्यू नॉट बाय ईटा नॉट। ओके, तो ये ये डुअलिटी के लिए ये एक्सप्रेशंस हैं। अगर प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में भी आते हैं तो इस तरह से ही डिनोट करने से हो जाएगा। तो थोड़ा टेक्स्ट देख लेते हैं। This Hertzian electric dipole and elemental magnetic dipoles are dual devices, ठीक है, and their electromagnetic field solutions are dual solutions of source free Maxwell's equation। और अगेन दोनों के केस में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नियर फील्ड और फार फील्ड के लिए सारे एक्सप्रेशंस देखे थे ना, अप्रोक्सीमेशंस किया था कि अ, अब ये बीटा आर ग्रेटर देन वन और बीटा आर लेस देन वन के लिए क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी अप्लाई होगा। और अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फार जोन के एक्सप्रेशंस लिखोगे तो अगेन आपको सेम एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मिले, जो हर्ट्जन डाइपोल के लिए मिले थे। वही वो वन अपॉन बीटा आर स्क्वेयर और वन अपॉन बीटा आर क्यूब वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे, और हमें ये वाले एक्सप्रेशंस मिल रहे होंगे, वन अपॉन बस वन अपॉन बीटा आर वाले टर्म्स रह जाएंगे, और ई पावर वाला टर्म रहेगा। तो ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी जो फार फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस आते हैं, दे रिजेंबल अगेन द प्लेन वेव्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में था ना, कि अगर आप एक आपका डाइपोल सोर्स है और आप उसके नियर फील्ड में हो तो आपको स्फेरिकल वेव्स दिखते हैं, बट अगर आप जितने दूर जाते जाओगे उसका फील्ड का जो वेव फ्रंट है वो आपके व्यू पॉइंट पे वो प्लेन होता चला जाएगा, तो एकदम फार फील्ड में आपको प्लेन वेव्स ही दिखते हैं। तो सेम सेम इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक डाइपोल एज वेल। अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके फार फील्ड में आपको प्लेन वेव्स ही एक्सपीरियंस होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा टॉपिक स्विच करें, एंटेना पैटर्न्स और पैरामीटर्स, तो आई स्टॉप हियर थोड़ा सा, ताकि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया है पिछले क्लास से या इस क्लास में भी जो डिस्कस हुआ एलिमेंटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, या फिर इन जनरल अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी।
आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी एंटेना पैटर्न्स और पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पैटर्न्स तो मोस्ट लाइकली आज डिस्कस कर लेंगे। पैरामीटर्स गेसिंग कितने तक हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं हो जा रहा कि मटेरियल के लिए, तो हम लोग इतना तक देखेंगे। ठीक है, तो अब तब क्या है कि एंटेना जब आप बनाते हो तो आपके फील्ड्स रेडिएट करते हैं। ओके, तो जस्ट ब्रिंग अप थोड़ा सा मटेरियल लेते हैं, तो साथ में रीड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड ये स्लाइड्स में है तो आपको बाद में रिकॉल करने में भी हेल्प होगा, बट पहले इनको रीड कर लेते हैं, ठीक है, साथ में। तो इन एंटेना प्रॉब्लम्स वी आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द फार जोन फील्ड्स। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग फार जोन फील्ड्स में ही इंटरेस्टेड होते हैं मोस्ट लाइकली। नियर फील्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट चीज़ें, सारी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, वो फार जोन में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो फ़ोन यूज़ करते हो, वो जो कम्युनिकेट कर रहा है अगले इंसान से, दिस फ़ोन विल communicate to a tower which is very far away, and this tower will then communicate to a satellite which is even farther away from the tower, and then the satellite will communicate to another tower which is again very far away than the other phone. ओके, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारे फार फील्ड में। इवन आपका जो वाईफाई राउटर है, अगर आप घर में एक वाईफाई राउटर लगाए हो, तो ये जो वाईफाई राउटर से आपका जो फोन है वो भी उसके फार फील्ड में ही है। भले आप पास हो, आपको लगता है कि आपके पास है, बट इट्स स्टिल उसके फार फील्ड में ही। ठीक है, नियर फील्ड के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जैसे एनएफसी वगैरह आप यूज करते हो, बहुत लोग क्योंकि फोन में एनएफसी होगा और आपने कभी फाइल ट्रांसफर किया होगा, ऐसा एक दूसरे के फोन पे टैप करके या बहुत पास लाके, या कुछ लोग पेमेंट्स करते हैं एनएफसी से या क्रेडिट कार्ड वगैरह से, जब आप टैप करके पेमेंट करते हो, दैट इज एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जो चीज नियर फील्ड में हो रहा है। बट दिस इज डिफरेंट, बट हम दिस इज हमारे इस फिलहाल के एंटेना फील्ड्स वगैरह के लिए उतना कंसर्न में नहीं, थोड़ा सा एडवांस पार्ट में आएगा नियर फील्ड की चीज़ें। बट ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, जैसे रेडार वगैरह होता है, आपका एयरप्लेन जो होता है उसमें जो एंटेनाज लगे हैं वो भी आप जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है, वो सब कुछ फार फील्ड में होता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग ने फार फील्ड के एक्सप्रेशंस देखे जब हमने वो बीटा आर ग्रेटर देन 1 वाला एक्सप्रेशन को देखा था, तो हम ये वाला चीज़ हमारे लिए ट्रू रहेगा। तो हम लोग तो हम लोग जो बीटा आर स्क्वायर और बीटा आर 1 बाय बीटा आर क्यूब वाले जो टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग उनको बहुत बिना किसी झिझक के उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतने डिस्टेंस के बाद वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, तो हम लोग फार ज़ोन में इंटरेस्टेड हैं, और इन फार ज़ोन में इन फ़ील्ड्स को रेडिएशन फ़ील्ड्स भी कहते हैं। ठीक है? तो दिस इज़, ये टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है। तो अगर आपको रेडिएशन फ़ील्ड्स लिखा हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंड कर जाना है कि हम लोग फार फ़ील्ड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है? नो फिजिकल एंटेनास रेडिएट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस। ठीक है, तो अभी हमने इसीलिए अभी पैटर्न्स बाद में आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने दो एग्जांपल्स देखे ना, हर्ट्ज़ियन डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, तो हमारा जो सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन ये था कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक्सट्रीमली स्मॉल हैं। तो ये लोग स्मॉल थे तो इनके जो फील्ड के जो एक्सप्रेशंस आए वो यूनिफॉर्म आए, वो जो थे सारे डायरेक्शन में वो सेम आ रहा। बट कोई भी एंटेना जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो एंटे जो हर्ट्ज़ियन डाइपोल और जो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये थ्योरेटिकल है। इनको आप अगर बनाने जाओ तो ये फाइनाइट साइज़ के बनेंगे, मतलब इनका कुछ साइज़ होगा, और एज़ सून एज़ किसी एंटेना के पास साइज़ आ जा रहा है, तो और वो मतलब फाइनाइट फिज़िकली एग्ज़िस्ट करने लगता है, उसका सारे डायरेक्शन में फ़ील्ड्स इक्वल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आड़ा-तिरछा उसका फ़ील्ड बनता ही है, ठीक है? तो आप ट्राई कर सकते हो बहुत छोटा बना के उसको, या उसको ऐसा मैनिपुलेट करके कि उसका फ़ील्ड बहुत ही अच्छा प्यारा-सा पूरा स्फेरिकल गोल-सा आए, बट वो आप ट्राई कर सकते हो, वो को कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर होगा। तो फिजिकल एंटेनास हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट नहीं करते हैं। तो अब एज़ सून एज़ हमें पता चल गया है कि फिजिकल एंटेनास हर डायरेक्शन में इक्वली रेडिएट नहीं करता है। बट हमें तो कंसर्न है ना कि हमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ रेडिएट कर रहा है। और जैसे ही हम अब ये कंस्ट्रेंट आ गया कि हमारा एंटेना हर तरफ
बराबर रेडिएट नहीं कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन में कम, किसी में ज़्यादा कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए किधर कम, किधर ज़्यादा कर रहा है, ताकि हम एंटेना को ऐसा ओरिएंट करें या ऐसा डिज़ाइन करें कि जिधर हमें ज़्यादा चाहिए, जिधर रेडिएशन ज़्यादा होना चाहिए या जिधर हमें कम्युनिकेट करना है, उस तरफ ही रेडिएट ज़्यादा करे, ठीक है? तो ये पूरा एंटेना इंजीनियरिंग का जो पर्पस ही है, इस जो पूरे कोर्स का, ये इस पूरे रिसर्च एरिया का या स्टडी का एरिया का, सारा डेवलपमेंट इसी में जाता है कि हमारा एंटेना हमारे हिसाब से रेडिएट करे, ठीक है? क्योंकि सब तरफ नहीं कर सकता वो। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कोई भी फिज़िकल एंटेना यूनिफ़ॉर्मली रेडिएट नहीं करता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरफ रेडिएशन हो रहा है। फिर अब हमें पता चल गया कि यूनिफ़ॉर्मली रेडिएट नहीं करता है, तो अब हम लोग अलग-अलग टेक्नीक्स निकालते हैं, ताकि हमें पता चले कि कैसे रेडिएट कर रहा है, ठीक है? वो स्टडी करने के लिए। So the graph that describes the relative far zone field strength versus direction of at a fixed distance from an antenna is called a radiation pattern. ठीक है? तो रेडिएशन पैटर्न का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, एक ग्राफ which defines the relative far zone field strength. तो relative far zone field strength मतलब अब क्या है कि हर डिस्टेंस पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप लेके उसको प्लॉट करोगे, मतलब अगर आप एक एंटेना लो, ठीक है? मान लो यहाँ पे कोई एंटेना है, ठीक है? ऊपर टॉप में इधर कोई एंटेना है, उससे उसके आर डिस्टेंस पे हर तरफ आप घूमो और आप आर डिस्टेंस पे एंटेना से हर तरफ आप घूम-घूम के फील्ड का स्ट्रेंथ को आप मैप करो कि कितना फील्ड आ रहा है। मान लो आर डिस्टेंस राइट साइड में 1 था, फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ ई आ रहा है, मतलब ई 1 आ रहा है, और फिर लेफ्ट साइड में ई 2 आ रहा है आर डिस्टेंस पे ही। फिर फिर किसी और डिस्टेंस पे ई 3 आ रहा है, आर ही डिस्टेंस पे। आप एंटेना से आर डिस्टेंस पे ही हो, ठीक है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने फिक्स कर लिया और हर जगह घूम-घूम के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को लिखा। फिर आप उसको नॉर्मलाइज़ कर दो कि जो मैक्सिमम था वो कितना था, ठीक है? तो और फिर आप उसको प्लॉट कर सकते हो। तो आप ऐसा आपको पता चलेगा कि अगर एंटेना आपके बीच में था और आप उसके चारों तरफ मेज़र कर रहे हो, तो कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ आड़ा-तिरछा सा डिज़ाइन बने, जो आप मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे थे उसके चारों तरफ में। मतलब उस आर डिस्टेंस पे आपने कितना फ़ील्ड लिया, उसको आप प्लॉट कर रहे हो उसके चारों तरफ ही, ठीक है? तो एक पैटर्न बनेगा, एक डिज़ाइन बनेगा, उसको एक एंटेना का रेडिएशन पैटर्न बोलते हैं। अभी हम लोग रेडिएशन पैटर्न से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे और उस एग्ज़ाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छा-सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, स्पेशली जो भी हमने सॉल्व किया, उसमें से ही, ठीक है? और सिंपली दी एंटेना पैटर्न, इट्स या तो रेडिएशन पैटर्न बोलते हैं या एंटेना पैटर्न बोलते हैं, ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट कि हम जो जिस पैटर्न के थ्रू आप एनालाइज़ करते हो कि एंटेना कम रेडिएट कर रहा है, ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, उसको रेडिएशन पैटर्न या एंटेना पैटर्न बोलते हैं। So in general, an antenna pattern is a three-dimensional varying with both theta and phi in spherical coordinate system, ठीक है? अब यहाँ पे spherical coordinate system बहुत frequently आता है एंटेनास जब पढ़ते हैं, क्योंकि एंटेना एक चीज है ना, वो हर तरफ रेडिएट करता है। सो इट इज रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब सब तरफ रेडिएट करता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह प्लॉट कर सकते हो। तो क्या होता है, अगर आप उसको मैप करना शुरू करोगे तो आप 3D स्पेस में मैप कर रहे होगे कि इधर एंटेना के ऊपर तरफ इतना एंगल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, उस दूसरे तरफ कितना फील्ड मिल रहा है। ऐसा करने से पूरा एक स्फीयर के ऊपर वैल्यू प्लॉट हो रहा होगा। तो इट्स अ स्फेरिकल प्लॉट, ठीक है? बट अब क्या है, स्फेरिकल प्लॉट्स को विजुअलाइज करना, आपको देखने में तो आप पेन पेपर पे कर रहे हो, तो 2D सरफेस पे 3D प्लॉट दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर में करोगे तो ठीक है, वहाँ पे आप उसको घुमा-घुमा के देख सकते हो। आपके पास अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो उसको घुमा के आपके स्क्रीन में, बट पेन पेपर पे थोड़ा मुश्किल है ना। और आप हर बार मान लो आप एग्जाम में तो इधर कारीगरी नहीं करोगे कि कुछ एग्जाम रेडिएशन पैटर्न कैसा है, तो इधर हम लोग क्ले लेके मोल्ड कर रहे हैं कि ऐसा बनेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए 2D तरीके निकालते हैं कि हम लोग ग्राफ पे पेन पेपर लेके हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। 3D प्लॉट्स होते हैं ये, बट हम लोग उसको अलग-अलग कट्स
करके देखते हैं, अलग-अलग प्लेन में देखते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है? तो the difficulties of making 3D plots can be avoided, as is the usual practice, by plotting separately the magnitude of the normalized field strength. तो फील्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग यूजुअली नॉर्मलाइज कर दें पैटर्न के लिए, क्योंकि क्या है कि कुछ-कुछ एंटेना बहुत डायरेक्शनल होते हैं, कुछ-कुछ हर तरफ करते हैं। तो उनका क्या होता है, जब प्लॉट बनाएँगे ना, तो बहुत ही स्केल का डिफरेंस आ जाता है कि कोई एक एक तरफ बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, बाकी तरफ कम कर रहा है, तो वो बहुत पीक सा बन जाएगा, दूसरा हर तरफ कर रहा होगा, तो उसका टोटल ही फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा घट जाता है, तो पूरे प्लॉट में। तो क्या है कि हम लोग उसको नॉर्मलाइज़ कर देते हैं ताकि देखने में आसान हो, तो नॉर्मलाइज़ करने का काम यही होता है। अब ये आप अभी एज़ एन इंजीनियर और फ्यूचर में जब आपके जॉब होगा या रिसर्च करोगे, तो आप देखोगे कि नॉर्मलाइज़ करना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ताकि आप प्रॉपर्टीज़ को बेटर स्टडी कर पाओ और आप मैग्नीट्यूड्स को थोड़ा इग्नोर करो कि ट्रेंड क्या है देखने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया सबको, तो अब क्या है कि हमें केवल ट्रेंड दिख रहा है कि क्या फॉलो हो रहा है किसी प्लॉट में। ठीक है? तो हम लोग नॉर्मलाइज़ कर के देखेंगे अ, विथ रिस्पेक्ट टू द पीक वैल्यू फॉर नॉर्मलाइज़ विथ रिस्पेक्ट टू पीक वैल्यू वर्सेस थीटा एंड कांस्टेंट फाई। तो अब क्या है कि अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो हम लोग को अगर कोई कट या कोई प्लेन का बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक थीटा या किसी एक फाई के लिए हम लोग पैटर्न बना रहे होंगे। तो आप अगर कार्टेशियन के कंपैरिज़न में करोगे, ठीक है? जैसे ये अगर ये एक्स, वाई, ज़ेड फ़ील्ड है, एक्स, वाई, ज़ेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास कोई एक 3D ऑब्जेक्ट होता, तो आपको अगर इस 3D ऑब्जेक्ट को पेपर पे दिखाना है, तो आप क्या करते हैं ना कि मान लो कौन स वाई इज़ इक्वल्स टू 2, एक कट लगाते इस ऑब्जेक्ट पे और फिर वो कैसा दिख रहा है। फिर y इज़ इक्वल्स टू मे बी 3 पे एक कट लगाते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। सिमिलरली आप x इक्वल टू 0 पे मान लो एक कट लगाते हैं, फिर कुछ प्लॉट दिखता है। तो आपके पास अगर ये अलग-अलग प्लेन्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो आपको दिख जाता है ना कि आप फिर इमेजिन कर पाओगे, अच्छा इतना-इतना डिस्टेंस पे ऐसा-ऐसा दिख रहा है, जैसे एमआरआई करते हैं तब अलग-अलग प्लेन्स को देखते हैं, तो हमें पूरा 3D का इन्फॉर्मेशन मिलता। तो ये कार्टेशियन में करते हैं। कार्टेशियन में एक्स इक्वल टू समथिंग, वाई इक्वल टू समथिंग, ज़ेड इक्वल टू समथिंग पे हम लोग कट्स लगाते हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट में, ताकि हम लोग देख सकें। तो सिमिलरली अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हो, जिसमें इधर से ऐसा थीटा ऐसा जा रहा है, फाई ऐसा जा रहा है और आर डिस्टेंस ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे तो आर कांस्टेंट हो गया, तो मतलब आर का डिस्टेंस हम लोग पहले फिक्स कर देते हैं। तो थीटा और फाई के अलग-अलग वैल्यूज़ के लिए आपको अगेन प्लेन्स मिल रहे होंगे। ये प्लेन मिलेगा या ऐसा प्लेन मिलेगा। तो अलग-अलग थीटा फाई के प्लेन्स के लिए हम लोग निकाल रहे होंगे, मतलब कट्स ले रहे होंगे और फिर एनालाइज़ कर रहे होंगे। और इसमें क्या है, अगर तो कांस्टेंट फाई, अगर फाई कांस्टेंट रखोगे आप, तो उसको ई प्लेन पैटर्न बोलते हैं। और सिमिलरली अगर आप अ, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ले लोगे, तो उसको एच प्लेन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इसको बाद में भी आराम से पढ़ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटेना पैटर्न्स। और ये रहा हमारा ये एग्ज़ाम्पल है किसी एक हर्ट्ज़ डाइपोल का प्लॉट के लिए का पैटर्न के लिए। तो उसका ई प्लेन पैटर्न ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे 2 स्फेयर जैसे दिखेंगे, 2 सर्कल्स दिखेंगे। सिमिलरली एच प्लेन पैटर्न पूरा एक सर्कल दिखता है। और आप इसको अगर अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है ना, ई प्लेन पैटर्न जैसा थीटा ये एक पर्टिकुलर फाई के लिए ये ऐसा दिख रहा है और दूसरे के लिए ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो आप आपके आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि एक प्लेन में ये ऐसा गोल है, दूसरे प्लेन में ये 2 सर्कल्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शायद ये एक डोनट की तरह दिख रहा है, ठीक है? अगर आप एक डोनट टाइप का शेप इमेजिन कर पाओ कि ये पूरा गोल घूम के या वड़ा, आपको अगर ज़्यादा बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल इंडियन स्टाइल का एग्ज़ाम्पल चाहिए, तो ये एक वड़ा जैसा शेप बन रहा होगा। अमेरिकन लोग इसको एप्पल भी बोल देते हैं, बट ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्यूब या वड़ा जैसा शेप का बन रहा है, ठीक है? बीच में कम है, फिर बढ़ जाता है, फिर गोल हो जाता है, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ
पैटर्न बनता है। अब इस वड़ा जैसा चीज को आप रिप्रेजेंट करोगे अगर टू प्लेन में, तो ऊपर से आपको दिखेगा ऐसा गोल, और साइड से आपको कैसा दिखेगा, ऐसा गोल दिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है बेसिकली, ये 3D अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो ये दिस इज द टेक्निकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेडिएशन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पॉज करते हैं। अभी हम लोग जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो बेसिकली इन्हीं जो रेडिएशन पैटर्न जो आया है हर्ट्ज डाइपोल के लिए, ये कैसे प्लॉट जनरेट हुआ, इसको हम लोग अभी देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। बट इन पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किया, इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन है तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा देखो इसको और आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और अगर मे बी अगर सर को कुछ ऐड करना होगा, अगर वो हैं तो वो कर सकते हो, इज वेलकम। सर हाँ, मे बी शायद सर ने कहा था कि थोड़ा पहले लीव करेंगे। एनीवेज, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसी बीच में एक क्विक रेज ऑफ हैंड्स ले लेते हैं। आप सबको टीम्स में आई गेस रेज हैंड्स पता होगा, अभी हमने पहले क्लास में एक बार बताया भी था। कितने लोग सेकेंड ईयर से हैं? क्या आप लोग एक बार ऐसा रेज हैंड्स कर सकते हो क्या? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं क्या क्लास में? तेजस, तेजस आप क्लास में हो? इंटरेस्टिंग। कोई भी चीज कंफर्म कर सकता है कि ऑडियो क्लियर है? आई डोंट नो, आई हैव muted myself and unmuted myself quite a few times. यस सर, क्लियर है। Okay, thank you. um, आई गेस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं क्लास में। उदय सर को काफी कंसर्न था कि उनके लिए कुछ डिफिकल्ट हो रहा होगा फॉलो करना। बट आई एम गेसिंग रेडिएशन पैटर्न वगैरह का तो इट्स मोर विजुअल, कि आप कैसा इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये चीज फॉलो हो पाएगा उनसे कि कभी वो एंटेना देखेंगे तो थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाएंगे कि कैसा फील्ड्स प्रोबेबली बन रहा होगा उनका। तो अभी जो भी डिस्कशन हो रहा है इसमें किसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन लग रहा होगा। तो अब गेसिंग कि इतना देर हो चुका है इंडिया का टाइम के हिसाब से कि आप लोग एग्जॉस्टेड हो पहले ही हो, दिन भर से और वीकेंड से, और पता नहीं वीकेंड का प्लान भी खराब हुए प्रॉब्ली। बट इट विल रिक्वायर थोड़ा सा इमेजिनेशन, तो आपको ऐसा ट्राई करना होगा साथ में कि अगर हम फील्ड का स्ट्रेंथ को इमेजिन कर रहे हैं तो वो कित वो कैसे इफेक्ट उसके एंटीना के अराउंड बन रहा है। तो अभी जैसे अगर आप एटलीस्ट वड़ा इमेजिन कर पाओ तो दिस इज लाइक अ वड़ा। आई सॉ तेजस हाथ ऊपर करके नीचे किए, थैंक यू। चलो आप
क्लास में हो, जस्ट चेकिंग कि क्लास में हो या नहीं हो, या फ़ोन रख के कहीं चले गए। इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि ये क्लास इज़ एन ऐड ऑन टू आप जो पढ़ रहे हो या आपको जो पढ़ाया जाएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत क्लास के इर्द-गिर्द रहो, थोड़ा बहुत सुनो। एंड आई डोंट नो, सर ने अटेंडेंस के लिए बोला है, तो इफ दैट विल अफेक्ट और नॉट, बट आई डिड टॉक टू सर अबाउट मे बी कुछ सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ दे पाएँ हम लोग, जो प्रोबेबली मिलेगा अभी वर्कशॉप के लिए, कि आपने एक्स्ट्रा आवर्स पुट किए हैं इस चीज़ के लिए, व्हिच विल प्रोबेबली ऐड कि आपने एडिशनल चीज़ की है। मे बी कहीं-कहीं पे सर्टिफिकेट्स यूज़ भी होते हैं, ओके, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर या को-करिकुलर में क्या किया। ओके, सो हम लोग अभी एंटेना पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे, ठीक है? टेक्स्ट ज़्यादा है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप बाद में भी स्लाइड्स देखो, तो आप अगर ये 4-5 पॉइंट को पढ़ोगे, तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्या बातें चल रही थी। बातें ऐसी चल रही थी कि रेडिएशन फ़ील्ड्स जो होते हैं, ठीक है? हम लोग जब एंटेना पैटर्न्स की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग फार फील्ड में बात कर रहे हैं, और फार फील्ड में हम लोग फ़ील्ड्स को रेडिएशन फ़ील्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वो रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है? नियर फील्ड वाले डीके हो जाते हैं, फार फील्ड वाले रेडिएट करते हैं, तो रेडिएशन फ़ील्ड्स बोलते हैं इनको। और कोई भी एंटेना बराबर से रेडिएट नहीं करता हर तरफ, ठीक है? ऐसा वो पॉसिबल नहीं है। अब बराबर से रेडिएट नहीं करता है हर तरफ, तो हमारा कंसर्न है कि अगर बराबर से नहीं कर रहा है, तो किस तरफ सही से कर रहा है। अब जिस तरफ सही से कर रहा है, हमें उधर वाला पार्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग जब एंटेना बनाएँगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ हमारा एंटेना कायदे से रेडिएट करेगा, और वो डायरेक्शन कम्युनिकेशन के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। तो अब वो स्पेसिफ़ाई करने के लिए कि किधर कर रहा है, किधर नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग एक प्लॉट बनाए, हम लोग एक ग्राफ बनाए, जो कि बताता है कि किस तरफ रेडिएट हो रहा है, किस तरफ रेडिएट नहीं हो रहा, और उस ग्राफ को रेडिएशन पैटर्न बोलते हैं। अब वो ग्राफ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है अलग-अलग डायरेक्शन में, उसको हम लोग एक चार्ट पे बना के देते हैं, और उस चार्ट को हम लोग रेडिएशन पैटर्न बोल दिए। अब लेकिन क्या है ना कि एंटेना जब रेडिएट करता है, वो 3D अ, मतलब वो हर तरफ रेडिएट करता है, बस बराबर नहीं करता, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट हर तरफ करता है। तो अब क्या है कि ये जो प्लॉट बनेगा, वो एक्चुअली तो 3D है, हर तरफ कर रहा है, तो बट 2D पेपर पे दिखाने के लिए हम लोग अलग-अलग सेक्शन ले लेते हैं, जो 3D स्पेस का है। अब वो 3D स्पेस का सेक्शन लेने के लिए, अब क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डेरिवेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किए हैं, तो थीटा और फाई का कट लेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स और वाई या जेड का कट लेने के, ठीक है? और हम लोग क्या है, पूरे चीज़ में एक फिक्स डिस्टेंस पे काम कर रहे थे, तो आर का कट का बात ही नहीं होता। आर फिक्स कर देते हैं, और थीटा और फाई का अलग-अलग वैल्यूज़ के लिए कट्स निकालते हैं उस 3D डिज़ाइन का, तो हमें दिखता है। तो अब अगर जो हमारा जो हर्ट्ज़ियन डाइपोल डिस्कस किया ना, उसका रेडिएशन पैटर्न वड़ा जैसा दिखता है। वड़ा, या अंग्रेज़ी लोग के लिए डोनट। तो वैसा दिखता है। अब डोनट को अगर आपको रिप्रेज़ेंट करना है मिनिमम 2 ग्राफ लेकर के, तो एक ऊपर से देखोगे आप जिसमें ये गोल दिखेगा, और एक साइड से देखोगे आप जिसमें अगर आप उसको कट करोगे, तो आपको 2 सर्कल दिखेंगे, ठीक है? तो ये ऐसा रेडिएशन पैटर्न बनता है, तो इसको ही रेडिएशन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है? तो अब अगली एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग इस चार्ट को डिराइव करके देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकली ये कैसे हमें मिला। ठीक है, तो ये हमारा पहला ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, कि प्लॉट द ई प्लेन एंड एच प्लेन रेडिएशन पैटर्न्स ऑफ अ हर्ट्ज़ियन डाइपोल। अब हर्ट्ज़ियन डाइपोल के लिए ना हमने बहुत मेहनत किया पिछले क्लास और इस क्लास में। पिछले क्लास में हर्ट्ज़ियन के लिए पिछले क्लास, और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए इस क्लास में हमने बहुत मेहनत कर लिया है। हमने उसके लिए बहुत सारा अजीब-अजीब इक्वेशंस देख लिया, जो कि बहुत लेंथ में ज़्यादा था। बट सब कुछ देखने के बाद, सारे इक्वेशंस डिराइव करने के बाद, हमें ये 2 इक्वेशंस मिल गए, जो राइट हैंड साइड में पैटर्न के नीचे लिखे हुए हैं। और हमें अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो रेडिएशन पैटर्न है ना, वो ऐसा दिखेगा। ऑल्दो आपके पास ये सारी नॉलेज नहीं होता अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्टली कर रहे होते। जब मान लो आप वो इंसान होते जिसने पहली बार रेडिएशन पैटर्न का कॉन्सेप्ट ढूँढा, ठीक है? कि ऐसा प्लॉट होगा। तो वो इंसान जो था, वो बेचारा बहुत सारा मैथ कर रहा है, लिख रहा है, उसके बाद फिर उस वो प्लॉट का अलग-अलग वैल्यू लेके उसने चार्ट पे डाला, तो जाके उसको ये दिखा होगा कि अच्छा ऐसा दिखता है। बट अभी हमें पता ही है ऐसा ही दिखता है, और ये जो प्लॉट्स है ना, ये अभी क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। बट अदरवाइज़ आजकल सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे-अच्छे आ गए हैं, जैसे कि एचएफएसएस है,
CST है, और भी कुछ और सॉल्वर्स हैं जी। ये दोनों तो बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पॉपुलर वाले हैं। इनमें आप अगर कुछ एंटेना बनाओ, आप एक बार सिमुलेट दबाओ ना, ये आप ऑटोमेटिक बन के आता है, ठीक है। और 3D में आता है, तो आप देख सकते हो उस वहाँ पे पैटर्न को रोटेट कर करके। तो अब आपको बेसिकली ये सब इतना इक्वेशंस करने का जरूरत नहीं है। ये जो सारा डिराइव वराइव किया ना हमने, ये इक्वेशन वगैरह, जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, तब जब एंटेना बनाने जाओगे, तब आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा। आप बस सीधे सीधे स्ट्रक्चर बनाओगे, उसको एक्साइटेशन दोगे, और आपके पास ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट क्या है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि क्या बात चल रहा है, क्योंकि फिर थोड़ा सा अगर आपका सिम्युलेटर अगर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा ना, कभी कभी होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिम्युलेटर गड़बड़ कर रहा है इस बार। तो इसलिए हमें नॉलेज होना चाहिए, बट हमें डे टू डे ये हर बार सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ एग्जाम के दिन, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने पिछले क्लास में बहुत मेहनत करके ये एच और ई का एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हर्ट्ज डाइपोल एंटेना के लिए फार फील्ड में, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वगैरह सब करके वो बीटा ग्रेटर देन 1 वाला सब कंडीशन लगा के हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब ई और एच फील्ड के एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब ये ई और एच के लिए हम लोग को उस एंटेना के लिए पैटर्न को बनाना है। अब पैटर्न बनाने के लिए ना बहुत सिंपल है, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है और चार्ट पे डालना है। और ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप मैटलैब में प्रोग्राम लिख दो तो, ठीक है। बट अभी हम लोग पेन पेपर पे कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे और ट्राई करेंगे विजुअलाइज करने का। अब जितना ज्यादा ट्राई कर सको उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है ई प्लेन पैटर्न निकालना। अब ई प्लेन पैटर्न के लिए पिछले साइड में देखा कि एट अ गिवन डिस्टेंस आर, ठीक है, आर फिक्स कर दिया हमारे पास। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, आर, थीटा और फाई, ठीक है। अब आर थीटा फाई में से आर कांस्टेंट है, और हमारे एक्सप्रेशन को तुम देखोगे ई थीटा को, तो ये इंडिपेंडेंट है फाई के, फाई का डिपेंडेंस ही नहीं है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो ऐसे ही कट गया। आर फिक्स कर दिया, फाई का डिपेंडेंस नहीं है, तो जो बचा वो बचा साइन थीटा, ठीक है। तो अब ई फील्ड को, और अगला क्या था, नॉर्मलाइज करते हैं। अभी देखो नॉर्मलाइज करना कितना अच्छा चीज है। अब नॉर्मलाइज कर दिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। जब साइन थीटा 1 होगा तब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और नॉर्मलाइज करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या है कि हम लोग मैक्सिमम से डिवाइड कर दें। तो मैक्सिमम से तुम डिवाइड कर दोगे तो आगे का जितना सारा तामझाम है, ये सारा गायब हो गया। तो जो नॉर्मलाइज करके जो ई फील्ड का वैल्यू बचा ना, वो बस साइन थीटा बचा। सी कितना आसान हो गया। अभी बस साइन थीटा का प्लॉट हमें बनाना है, लेकिन साइन थीटा का प्लॉट किस में बनाना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन में नहीं, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन थीटा का प्लॉट बनाना है। अब तो यहाँ पे पहला वाला जो प्लॉट है, ये साइन थीटा का प्लॉट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसमें सब, अब ये प्लॉट कैसे बन रहा है, तब साइन थीटा, अगर हम देखो थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर जेड वाला जो एक्सिस देख रहे हो, जो तीर है, इससे हम लोग राइट साइड ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, घड़ी का कांटा की तरह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद फिर अगर आप साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे 1 होता है। तो ये थीटा जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 1 होगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट ओरिजिन पे मिला। सिमिलरली अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हमारे लेते तो हैं, स्कूल नहीं जाते। 45। हाँ हाँ, हाँ किसी अरे को वाह कोई डाउट? नहीं स्कूल स्कूल का कुछ मिनट से कैसे कुछ? ओके, मे बी कुछ नॉइस था। ठीक है। तो साइन थीटा 0 के लिए प्लॉट कर दिया, साइन थीटा 90 के लिए प्लॉट कर दिया। अब साइन थीटा 45 के लिए वैल्यू करेंगे, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, आई गेस 1/√2 होता है ना, ठीक है। तो यार साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। या इट्स 1/√2। 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, ये 0.707 होता है। तो हम लोग यहाँ पे
0.707 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब इस ऐसे ही करके साइन -45 का वैल्यू -0.707 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने देखा ये 4 पॉइंट तो हमें हमें जो साइन के वैल्यूज पता है उससे मिल गया। सिमिलरली अगर आप दूसरे साइड भी करोगे, जब नेगेटिव वैल्यूज के लिए जाओगे, तो साइन 180 अगेन 0 हो जाता है, साइन 270 -1 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यूज हैं, और इसके बीच बीच के साइन थीटा के आप अगर वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ऐसा प्लॉट्स आएगा यहाँ पे। और आप अगर जितना ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतना क्लियर ये सर्कल बनता चला जाएगा ऐसा। और आप नोटिस करोगे कि ऐसा एक सर्कल बन गया। और दूसरे साइड में भी आप साइन के जब नेगेटिव वैल्यूज के लिए, मतलब साइन के हायर वैल्यूज के लिए करना शुरू करोगे, विच इज 180 के बाद से 181, 182, 183 करके, तो ऐसा और एक सर्कल बन जाएगा दूसरे साइड में। तो ऐसे ये 2 सर्कल्स बन जाएंगे, ये ऐसा लोकस बनता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही ग्राफ्स को लेके, आई गेस एक अरिहंत का बुक भी आता है, प्ले विथ ग्राफ्स, एक ऐसा किताब है जिसमें ये सब लोकस वगैरह के बारे में ऐसा फन फैक्ट्स, बेसिकली मैथ वाले बच्चों के लिए। तो उसमें ऐसे ऐसे प्लॉट्स रहते हैं जिसमें अब लोकस, तो साइन थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा दिखता है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो ये ऐसा प्लॉट बन गया, तो साइन थीटा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बनता है। तो ये एक प्लॉट आ चुका है, इलेक्ट्रिक ये ई प्लेन पैटर्न प्लॉट आ गया। सिमिलरली अगर आप एच प्लेन पैटर्न करोगे, तो एच प्लेन पैटर्न के लिए क्या होता है कि एच प्लेन पैटर्न के लिए किसी भी पाई के लिए आप थीटा इक्वल टू पाई/2 का वैल्यू यूज करते हो। अब जो इसमें ये जो मिला जुला के हमें ई प्लेन पैटर्न के लिए साइन थीटा आया था, उसमें अब वो थीटा का वैल्यू भी पाई/2 स्पेसिफाई हो गया है। अब पाई/2 का वैल्यू डाल दोगे साइन थीटा में तो वो 1 हो जाता है। तो अभी क्या हुआ कि एच प्लेन पैटर्न में उसका वैल्यू 1 है। तो अगर वैल्यू 1 है तो केवल एक सर्कल ही बन जाएगा। अब हर फाई का वैल्यू के लिए वो 1 ही रहेगा। फाई आप कुछ भी चेंज करते जाओ, फाई घूम रहा है, बट आपको मैग्नीट्यूड 1 ही मिल रहा है हर समय। ठीक है, तो आपको एच प्लेन पैटर्न मिल गया। तो ये ऐसे पैटर्न्स डिराइव हो गए, और ये हमने अभी फिलहाल पेन पेपर पे किया, बट इसके लिए आप सीधे सीधे कोड लिख सकते हो। और कोड लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये कोड्स भी ना ऐसे बस मैटलैब या सी वगैरह के लिए आपको सीधे नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, वो अवेलेबल होंगे। कि आपको अगर कोडिंग वोडिंग में दिक्कत भी है तो इट्स ईजी। और अगर आप एंटेना डिजाइन कर ही रहे हो तो आप एच एफ एस सी एस टी जैसे कुछ सॉफ्टवेयर कर रहे होगे, तो वहाँ पे ये वो सॉफ्टवेयर बना के ही देते हैं। बट हमें नॉलेज होना चाहिए कि पैटर्न्स और ये कट्स और प्लेन्स का क्या मतलब है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ तो पॉज करते हैं। आप ये एग्जाम्पल एक बार अगर रीड करना चाहो खुद से तो आप ये रीड करो। अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हो। तो आप ये एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करना। आई गेस
मे बी अगर मैं कुछ फुर्सत मिला तो आई विल ट्राई टू सेंड अ कोड टू हाउ टू प्लॉट दिस एंड देन यू कैन ट्राई विद डिफरेंट फंक्शंस लाइक यहाँ पे साइन थीटा है, आप साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा वगैरह भी ऐसी चीज़ें आएंगी, साइन थीटा कॉस थीटा जैसा ये सारे टाइप के कॉम्बिनेशन आते रहेंगे जब आप अलग अलग एंटेना डिजाइन करोगे तो रेडिएशन पैटर्न अलग अलग तरह का बनेगा। और अभी हम लोग देखेंगे ये पैटर्न हम लोग कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, बट कार्टेशियन में जब आप रियलिस्टिक एंटेना डिजाइनर बन जाओगे ऐसा या एंटेनास बनाओगे तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं। ये स्फेरिकल वाला ना आपको ज़्यादा बेटर आइडिया देता है कि अगर आप यहाँ पे अगर सोर्स है या यहाँ पे एंटेना है तो चारों तरफ कैसा फील्ड बन रहा होगा। बट कार्टेशियन में भी कभी कभी मैथ करना आसान होता है, कुछ कुछ चीज़ें साइड लोब वगैरह चीज़ें देखने का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग तरह के एंटेना पैटर्न के। तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So radiation pattern of practical antennas are usually more complicated than shown in 11.3। ये 11.3 जो है ये हर्ट्ज़ डाइपोल के लिए था एंड दिस हर्ट्ज़ डाइपोल ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये थ्योरी में ही है। बट दिस इज वेरी क्लोज टू हम लोग जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो अभी इजी तो नहीं लगा, बट अब कोई और एंटेना के लिए इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत कठिन हो जाएगा। हर्ट्ज़न के लिए फिर भी थोड़ा पॉसिबल रहा है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और मैथ वाले स्टूडेंट्स का हेल्प लेके आप कर सकते हो। बट जो प्रैक्टिकल एंटेना होते हैं ना वो बहुत ही अतरंगी बना देते हैं लोग, यहाँ वहाँ से कट रहेगा, कहीं कहीं से कुछ कुछ स्टब बोल या कर देंगे, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है कभी कभी, और उसके लिए ना मैथ नहीं कर पाओगे इतना सिंपली करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो और उनके जो पैटर्न भी होता है वो बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं क्योंकि हमें कुछ कुछ नीड्स होता है। और हर्ट्ज़न का एक ही फायदा है कि कम से कम एक प्लेन में हर तरफ बराबर रेडिएट कर लेता है, और ऐसा आप दूसरे एंटेना बना सकते हो। बट कभी कभी आपको जो नीड होता है जैसे सैटेलाइट वाले हैं या अम, आपका फोन आपका फोन तो चलो बहुत क्लोज होता है उसका रेडिएशन पैटर्न हर्ट्ज़न के। बट जैसे रेडार वगैरह होते हैं जो एयरप्लेन्स में हैं, या फिर आपका जो आर्मी वगैरह रेडार यूज करता है, तो उन सब का पैटर्न का नीड बहुत डिफरेंट होता है। कभी कभी ऐसा एक डायरेक्शनल पैटर्न चाहिए होता है कि बस इस तरफ बीम जा रहा हो और उस बीम को हम लोग घुमा के ऐसा स्टीयर करके स्कैन कर लेंगे इंस्टेड ऑफ हर तरफ बराबर पावर देने के। तो एक चीज है कि आपका जो एंटेना है ना उसके पास जो टोटल पावर आ रहा है वो वो जो टोटल पावर है ना वही अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। तो अगर आप सब डायरेक्शन में बराबर भेजोगे तो सब डायरेक्शन में कम भेजोगे, बट अगर आप सारा पावर एक तरफ फोकस कर दो तो आप ज्यादा पावर एक डायरेक्शन में फेंक सकते हो। ठीक है, आपको ये अब बात अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि आपके पास उतना ही पावर है, या तो आप हर तरफ बराबर भेजो तो सब तरफ कम, या तो एक तरफ भेजो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट के होता है। तो आप अगर अगर ऐसा पैटर्न देख रहे हो जैसा गोल सा बन रहा है तो ये एंटेना का पावर हर डायरेक्शन में बराबर कर दिया है इनने, तो बहुत सारा पावर नहीं है अनलेस आप टोटल पावर ज्यादा भेजना शुरू कर दो, जो कि लिमिट्स होते हैं, उस पर आप नहीं कर सकते हो। पता चला आपने इंफॉर्मेशन के साथ कैंसर भी बांट दिया लोगों में, तो आपको वो भी कंट्रोल करना है। ठीक है, कि आप कितना पावर थ्रो कर रहे हो और उस पावर को आप किस तरह से डिवाइड कर रहे हो। तो बहुत जगह से डायरेक्शनल चाहिए होता है हमें कि हमें एक तरफ ही पावर भेजना है। तो रेडिएशन पैटर्न प्रैक्टिकल एंटेना के तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं नीड्स के हिसाब से भी। और एक टिपिकल एच प्लेन पैटर्न इधर फिगर 11 4a को आप देखो, ये 4a को देखो ऐसा दिखता है, which is plotted in polar coordinate and normalized e theta। तो ये नॉर्मलाइज किया हुआ है और ये पोलर है। तो आप अगर ये देखोगे ना ये इधर वाला जो पैटर्न है या इन दोनों में से कोई एक भी, तो इस ई प्लेन के से बहुत सिमिलर दिख रहा होगा आपको। ये वही डोनट जैसा हिसाब बना है, बट ये दोनों तरफ ऐसा सा बीम बना हुआ है। तो ये दो ये इसका ये तो ऐसा भी हो सकता है, या तो ये ऐसा चक्री जैसा दिख रहा हो, बहुत ही फ्लैट सा चक्री हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा बस बीम ही हो, ऐसा एक टीयर ड्रॉप या पानी का ड्रॉप जैसा शेप सेंटर से बाहर फेंकता हुआ। तो एक तरफ बीम है या एक चक्री को आप रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा इस एक सेक्शन में ऐसा दिख रहा होगा ये। तो इसमें क्या किया है ना, इसमें सारा पावर इधर थी ये फाई इक्वल टू
π/2 पे फोकस किया हुआ है, तो फाई इक्वल टू π/2 पे प्रॉबेबली हमें ज़्यादा पावर थ्रो करना था, तो उस तरफ किया हुआ है। ठीक है, तो रियलिस्टिक पैटर्न ऐसे दिख रहे होते हैं, जिसमें ऐसा ये एक जो आपका डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें इतना सारा पावर जा रहा होगा। बट क्या होता है कि जब आप ऐसे रियलिस्टिक एंटेना बनाना शुरू करोगे ना, ऐसे ये छोटे छोटे लोब्स आ जाते हैं। अगर इसको अब ये बड़ा लोब है, तो ऐसे छोटे छोटे लोब्स आ जाएंगे साइड साइड में। इसको आप कभी कभी उसको आप साइड लोब बोलते हो, जैसे ऑब्वियस नाम से साइड लोब। कभी कभी लोग इसको ग्रेटिंग लोब भी बोलते हैं, बस नाम है। तो साइड लोब या ग्रेटिंग लोब हो जाता है, और साइड लोब ग्रेटिंग लोब ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इनका भी स्टडी करने के लिए हमें फिर और कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं अपने फिस चीज़ों में। तो इट हैज़ जनरली मेजर मैक्सिमम एंड सेवरल मिनिमम मैक्सिमम। तो एक ये जो है ये मेजर मैक्सिमम है, जिधर हमें डायरेक्शन हमें प्रोपोगेशन का चाहिए, और सेवरल ऐसा माइनर मैक्सिमा। ये सब जो छोटे छोटे ये माइनर मैक्सिमा है। यहाँ पे पावर ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है बट रिलेटिवली ज़्यादा है, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये जो सेंटर वाला है, जो हमारा कंसर्न वाला है, जो रेड वाला रेड शेडेड है, ये हमारा मेन बीम है, जो हमारे कंसर्न का। और जो छोटे छोटे उसके बगल में उसको साइड लोब बोलते हैं, जैसे बताया, या फिर ग्रेटिंग लोब। अब आप ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को आप कार्टेशियन में भी डिनोट कर सकते हो। ये जो दो उसके बाद बी और सी आए हैं, ये कार्टेशियन वाले हैं। ठीक है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू प्लॉट दी पैटर्न्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो दो है बी और सी, ये अब इसी प्लॉट को अगर आप एक्स वाई जी में कर दो कन्वर्ट, तो ऐसा अब आएगा। लेकिन अभी क्या है ना कि एक्स वाई जी की जगह हम लोग थीटा और फाई वाले ही लेवल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फाई को हमने क्या किया, इधर सेंटर रखने के बजाय फाई को फैला दिया। ठीक है, तो ऐसा प्लॉट बन रहा है। अब ये दोनों इंटरचेंजेबल है, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो इस ये वाला प्लॉट बनाना भी आसान होगा आपके लिए। अब आपको पता है कि ये फाई फाई का इतना वैल्यू पे कितना मैग्नीट्यूड है, फाई का इतना वैल्यू पे कितना मैग्नीट्यूड है। इसमें आपको थोड़ा गेस करना पड़ रहा था कि इसे रोटेट घूम रहे हैं तो कितना कितना वैल्यू आएगा। Since the field intensities in the main beam and side lobe directions may differ by many orders of magnitude, antenna patterns are frequently plotted in logarithmic scale. Logarithmic scale is log scale या फिर dB। आई एम होपिंग सब लोगों को डीबी स्केल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। अब डीबी स्केल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 20 लॉग से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर सकते हैं। और हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं, 20 लॉग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले लिया, और ये बेस 10 है, तो हमें क्या होगा, हमें वैल्यूज मिल रहे होंगे। बट अगर मान लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कहीं पे 1000 है और कहीं पे 1 है, तो आप अगर नॉर्मल स्केल पे बनाओगे ना, तो ये बहुत ही खराब बनेगा। मतलब ऐसा एकदम ऐसा बनेगा, और फिर यहाँ पे आपको वैल्यू दिख भी नहीं रहा है ऐसा। बट आप अगर इसको लॉग स्केल कर दोगे, तो 20 log base 10 10 power 3 कितना होता है, दिस विल बी 60। और 20 log base 10 1 कितना होता है, 0। ठीक है, तो 60 और 1 देखो कितना स्केल का स्केलिंग अलग हो गया। अब 60 और 0 को आप ज़्यादा इजीली डिनोट कर सकते हैं एक प्लॉट में, तो आपका जो फीचर्स है प्लॉट के वो बेटर दिख के आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत टाइम पे नॉर्मलाइज कर देते हैं, और डीबी स्केल ले लेते हैं, मतलब लॉग स्केल। तो ये जो प्लॉट था, ये नॉर्मलाइज वाला वैल्यू, देखो ये नॉर्मल तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू था, और यहाँ पे अभी उसको हम लोग लॉग स्केल में किए। तो आप चीज़ नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे जो जीरो था वो यहाँ गायब हो चुका है, ये कहीं तो चला गया। तो जीरो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। बट ये वाले जो वैल्यूज है ना, जो ऊपर ये पीक्स थे, ये थोड़े अब बेटर हम लोग देख पाएंगे। और स्पेशली क्या अभी इस केस में तो थोड़े ज़्यादा ही है मैग्नीट्यूड में, ये कभी कभी और छोटे हो जाते हैं। तो इस जो इधर पहला प्लॉट है ना, जो बी प्लॉट, इसमें दिख भी नहीं रहा होता, जो कि यहाँ पे ज़्यादा बेटर खिल के दिखेगा, तो हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। तो हम तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ना ये जो सारे प्लॉट्स हैं, रेडिएशन पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न वाले प्लॉट्स आपको लॉग स्केल में ही दिखेंगे।
तो अभी अब तक हमने क्या देखा कि एंटेना पैटर्न्स होते हैं। एंटेना पैटर्न हमने हर्ट्ज़ियन डाइपोल के लिए थोड़ा सा डिराइव करके भी देखा कि कैसे आ रहा है वो बड़ा का शेप। अभी उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि पैटर्न्स यूजुअली इतने सिंपल नहीं होते, इतने क्यूट से नहीं दिखते हैं वो बड़ा जैसे, बहुत ही गंदा गंदा पैटर्न भी बन जाता है। अब उनको एनालिसिस करने के लिए हम लोग कभी कभी स्फेरिक पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करते हैं, या कभी कभी कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी मूव करते हैं, बेस्ड ऑन हमें क्या एनालाइज करना है। अभी अ, हमने देखा कि रियलिस्टिक पैटर्न्स ऐसे दिखते हैं जिसमें साइड लोब्स होते में एक मेन लोब होता है, बहुत सारे साइड लोब होते हैं। अब बहुत सारे साइड लोब एग्जिस्ट करते हैं तो अब उनको स्टडी करना होगा। हमारे पास एक मेन बीम भी है, तो अलग अलग एंटेनास का अलग अलग पैटर्न होता है। अब अलग अलग पैटर्न को एनालाइज करने के लिए उसमें से क्या 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 आप पैरामीटर को आप चुन सकते हो, क्या क्या आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हो। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है, विड्थ ऑफ द मेन बीम, मेन बीम कितना वाइड है, और बेस्ड ऑन आपको आपका किस डायरेक्शन में कितना पावर थ्रो करना है, किस किस डायरेक्शन में, तो आप डिसाइड करते हो कि आपको मेन बीम कैसा चाहिए। अब मान लो आपको रूम में किसी एक डायरेक्शन में ही कम्युनिकेट करना है जिसमें 3-4 डिवाइस एक तरफ हैं, तो आपका बीम थोड़ा सा चौड़ा होगा। अगर एक ही डिवाइस है तो और आप नैरो कर सकते हो ताकि उस पे ही सारा पावर फोकस हो जाए। या रूम में बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो आप बीम और चौड़ा कर दोगे, और अगर चारों तरफ डिवाइसेस है तो आप ट्राई करोगे कि एक सर्कुलर ऐसा आइसोट्रोपिक पैटर्न बने कि हर तरफ बराबर पावर जा रहा हो। तो बेस्ड ऑन आपका नीड, आपको कितना बीम चौड़ा चाहिए पतला चाहिए वो आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो आपका वो फील्ड ऑफ व्यू जैसा हो गया कि आपको कितना एंगल्स पे ये एंटेना को रेडिएट कराना है। सेकंड क्या आ जाता है, अभी हमने देखा साइड लोब एग्जिस्ट करते हैं, तो साइड लोब का लेवल, आपका साइड लोब कितना कम है, आपका साइड लोब कितना ज्यादा है एंटेना में, तो वो इफेक्ट करता है। अगर साइड लोब्स का लेवल ज्यादा है तो थोड़ा बहुत ये भी मीन करता है कि आपका मेन बीम में पावर कम होगा, और वो आप नहीं चाह रहे होते हो। तो आप साइड लोब्स का पावर घटाने का ट्राई करते हो। अलग अलग टेक्निक्स यूज भी होते हैं उस चीज के लिए, जो आगे एंटेना इंजीनियरिंग में कभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरा होता है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी अगेन, अगर आपका साइड लोब्स आप या तो डायरेक्टिविटी क्या होता है, ये रिलेटिवली ये मेन बीम के थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है कि आप एक डायरेक्शन में कितना पावर फोकस कर रहे हो। तो आप yes, अभी इसको क्वांटिफाई भी करेंगे, तो अगर मेन बीम का जो विड्थ है, इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस, तो डायरेक्टिविटी बीच वाले दूसरे वाले एंटेना का ज्यादा होगा जो एक तरफ ज्यादा पावर फोकस कर रहा है। तो डायरेक्शनैलिटी के हिसाब से आपको किस डायरेक्शन में कितना पावर आ रहा है वो डायरेक्टिविटी डिफाइन करता है कि आप कितने ज्यादा एक तरफ ही एंटेना को फोकस कर पा रहे हो। तो अगर कोई एंटेना है जो सब तरफ रेडिएट करता है उसका डायरेक्टिविटी खराब है, कोई अगर एक तरफ बहुत अच्छा रेडिएट करता है उसका डायरेक्टिविटी अच्छा है। ठीक है, तो एक बार इधर पॉज करते हैं और आपको रीड करने देते हैं, अगर इसमें से कुछ डाउट्स आ रहा है तो आप पूछ सकते हो।
तो अब इसके बाद प्रोसीड करते हैं। अभी 2-3 स्लाइड्स और हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग विड्थ ऑफ द मेन बीम, साइड लोब लेवल और डायरेक्टिविटी पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थोड़ा समय बचा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या डायरेक्टिविटी का एक फॉर्मूला देख ले, और उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। तो और कुछ 10-15 मिनट, 20 मिनट जैसा कुछ एंड करना होगा आपको, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली हमने तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा ऊपर से आइडिया लग चुका है कि हम लोग क्या पैटर्न्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब पैटर्न वाला पार्ट खत्म हो गया है, हम लोग अब एंटेना पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमारे पास पैटर्न आ गया, अब उस पैटर्न में से हम लोग पैरामीटर्स पिक करते हैं कि कब चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो पहले विड्थ ऑफ मेन बीम देख लेते हैं, फिर कुछ बुलेट्स हैं। तो ये सारे इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू करते हैं। तो विड्थ ऑफ द मेन बीम, इसको हम लोग बीम विड्थ पे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बीम है, इसकी ये इसका जो विड्थ है इसको बीम विड्थ बोलेंगे। तो बहुत जगह ये बीम विड्थ ही स्पेसिफाइड होगा कि आपको कित जो बीम स्पेसिफाइड होगा कि आपको इस एंटेना का इतना बीम विड्थ चाहिए, या फिर ये एंटेना है तो उसका बीम विड्थ कितना है। तो आप इस ऐसे क्वांटिफाई कर रहे होगे इस चीज़ को। तो द मेन बीम विड्थ डिस्क्राइब्स द शार्पनेस ऑफ द मेन रेडिएशन रीजन। तो आपका अगर बीम विड्थ, मेन मेन बीम का जो विड्थ है, विच इज बीम विड्थ, अगर ये बहुत कम है तो बहुत शार्प हो गया ना आपका रेडिएशन पैटर्न, बहुत ही एक तरह नैरो रीजन में आपका पावर फोकस्ड है। एंड इट इज जनरली टेकन टू बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द पैटर्न बिटवीन हाफ पावर और -3 dB पॉइंट्स। तो जैसे आपके पास ये जो बीम बना है, तो इसका आप अगर इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप अगर शिफ्ट हो जाओ, तो अब इस यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडिएशन पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे यूज होता है। तो अब ये नॉर्मलाइज करके हमने प्लॉट किया था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। अब वहां से अगर आप 0.707 वैल्यू को अगर आप देखोगे, या फिर अगर आप इधर जो लॉग स्केल में देख रहे हो, लॉग स्केल में तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 0 dB होता है, ठीक है। 1 का आप अगर 20 लॉग बेस 10 लोगे तो 0 आ जाएगा, तो दैट इज 0 dB। वहां से अगर आप 3 dB नीचे जाओगे तो -3 dB पे जो वैल्यू मिल रहा है उससे आप कट करो अपने प्लॉट को, और फिर नीचे फाई के वैल्यूज नोट करो। तो जो फाई का वैल्यूज आएगा, फाई 2 और फाई 1, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। तो फाई 2 माइनस फाई 1 जो आपको एंगल देगा वो आपको 3 dB बीम विड्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बीम विड्थ हो गया। आप बीम विड्थ कैसे डिफाइन करते हो, कभी कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ये -3 की जगह -10 dB का वैल्यू भी लेते हैं, ताकि हम लोग कुछ चीज़ें कंपेयर कर सकें। तो ये दिस इज फॉर एंटेना इंजीनियर्स जो कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। मान लो जैसे कि आपका एप्पल, सैमसंग जो भी फ़ोन है उसके अंदर जो एंटेना है, वो लोग कभी कभी -10 dB परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं अपार्ट फ्रॉम -3 dB। और ऑफ कोर्स ये बात तो मतलब बोलने वाली भी नहीं है कि आपका जो मेन बीम है, इट मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन वेयर द एंटेना इज डिजाइन टू हैव इट्स मैक्सिमम रेडिएशन। मतलब आपने बहुत अच्छा एंटेना बनाया जिसका बीम विड्थ बहुत ही नैरो है, और आपको उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा गेन, आपको एक बहुत अच्छा गेन वगैरह भी मिल रहा है, बट पता चला कि आपका इंटेंशन जिस डायरेक्शन में कम्युनिकेट करने का था, उससे थोड़ा स्लाइटली किसी और एंगल पे वो रेडिएट कर रहा है, तो पूरा एंटेना डिजाइन का पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में आपका एंटेना रेडिएट कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बीम विड्थ है वो आपका डायरेक्शन को कवर करे और वो सफिशिएंट हो, और आप करेक्ट डायरेक्शन में आपका बीम अलाइंड हो। तो ये बीम विड्थ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आपका अगर जो पैटर्न है उसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, और आप अगर -3 dB पॉइंट या -0.0 सॉरी -0.707 वाला पॉइंट को अगर आप देखो तो वो आपका होता है। अच्छा, और ये वैल्यू आ कैसे रहा है, तो दिस इज आप अगर पावर वाले वैल्यू, तो आपको क्या हाफ पावर देखना है ना, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, दिस इज योर हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। तो हाफ पावर है, तो पावर क्या होता है, P इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर बाय आर होता है। तो अगर किसी वैल्यू के लिए होगा तो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे बाय 2 से करोगे। तो वोल्टेज कितने से डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज 1/√2 से डिवाइड हो रहा है। तो 1/√2 क्या होता है? 0.707 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 0.0707 आ रहा है, और या फिर 1/√2 का वैल्यू आ रहा है। तो अब अगर लॉग में कर रहे हो तो -3 dB, और अगर नॉर्मलाइज में कर रहे हो तो 0.707। और ये 1/√2 को अगर आप लॉग लोगे तो आपको -3 dB मिलता है, ऐसा। 20, सॉरी, पावर में आप 20 नहीं, आप पावर में आप 10 लॉग लेते हो, सॉरी। तो पावर में आप अगर 10 लॉग 10 1/2 लोगे तो दिस बिकम्स -10 log 10 2। ये 2 का पावर -1 बाहर आ जाता है। और log 2 बेसिकली 0.3 समथिंग होता है, तो -10 इंटू 0.302 जैसा कुछ आता है, तो -3 dB होता है। और सिमिलरली आप अगर वोल्टेज स्केल में करोगे तो 20 log 1/√2 बेस 10। तो 1/√2 को आप ऐसा 20 log बेस 10 टू पावर -1/2, -1/2 बाहर आएगा तो 20/-2 log बेस 10 अगेन 2। तो सही हो जाता है ये -10 इंटू 0.3, तो -3 dB। तो ये हाफ पावर वाले वैल्यूज -3 dB है, या 1/√2 है, या 0.07 या 0.707 जो वैल्यू है, ये ऐसे आ रहे हैं। तो हाफ पावर बीम विड्थ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग साइड लोब लेवल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर डायरेक्टिविटी देख के हम लोग ट्राई करेंगे कि क्लास कंक्लूड कर लें, ठीक है। तो साइड लोब्स मोस्ट ज़्यादातर केसेस में अनडिजायर्ड होता है, हमें नहीं चाहिए होता है। जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। कहीं कहीं चाहिए होता है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हम लोग ध्यान नहीं देंगे। Side lobes of a directive non-isotropic pattern represents regions of unwanted radiation. ये unwanted है and should have levels as low as possible. जितना कम हो सके उतना अच्छा, जैसा 2-3 बार हम iterate किए। Generally the levels of distant side lobes level are lower than those near the main beam. हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया, मेन बीम के पास में जो साइड लोब होते हैं ना, वो उनका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो दूर होते हैं। जो दूर होते हैं उनको ऑटोमेटिकली पावर कम होता चला जाता है। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। दिस माइट नॉट बी हमेशा ट्रू, कभी कभी उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। कहीं हो सकता है कि दूर में कोई एक साइड लोब आ गया जिसका बहुत ज्यादा पावर आ रहा है, तो आप फिर एंटेना को मॉडिफाई करते जाओगे, अपने डिजाइन को मॉडिफाई करोगे कि मेन बीम में ज्यादा पावर जाए, साइड लोब में कम जाए, किसी कोई भी साइड लोब ज्यादा बड़ा ना हो। So hence one talks about the side lobe level of an antenna pattern when usually refers to first। तो usually क्योंकि जो मेन बीम के बगल वाला साइड लोब होता है वो ही बड़ा होता है, तो हम लोग जब भी बात करते हैं साइड लोब लेवल का, तो हम लोग सबसे पहला वाला साइड लोब का बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा हो रहा होता है। बट दूर वाले भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और इन मॉडर्न रेडार एप्लीकेशन साइड लोब लेवल्स ऑफ द ऑर्डर -40 और मोर डेसिबल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपने देखा ये 0 dB है, तो अभी नॉर्मली आप निकालोगे ना तो ये -8.2 dB आता है एक हर्ट्जियन ये किसी नॉर्मल एंटेना के लिए, ठीक है। तो किसी एक नॉर्मल एंटेना के लिए -8.2 dB जैसा कुछ वैल्यू आ रहा होगा। बट आपको अगर रेडार वगैरह बनाना है तो आपको ये घटा के -40 तक ले जाना होता है। तो आपका पूरा एंटेना इंजीनियरिंग साइड लोब लेवल घटाने के लिए भी यूज हो रहा होगा। तो आपको अपने डिजाइन को ऐसा मॉडिफाई करना है कि साइड लोब्स ना आए, मेन बीम में इतना पावर होना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर नहीं होता है ना तो इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप रेडार से जो डेटा आ रहा है उसको सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डालोगे। तो आप रेडार से जो डेटा आता है उसे सिग्नल प्रोसेस करके आप फिर होता है ना फैंसी चीजें करते हैं, AI ML लगाएंगे। बट आपका जो डेटा आया है वही अगर गड़बड़ हुआ ना तो फिर आपका AI ML कोई काम का नहीं होगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने जो भी एंटेना, जो पूरे पूरे रेडार सिस्टम में सबसे आखिरी पार्ट है, वो भी बहुत सही हो। आपका आपका जो भी नीड्स है वो सब सफिशिएंटली पूरा कर रहा हो। And in practical application, the locations of side lobes are also of importance। तो ये साइड लोब का लोकेशन किधर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेन बीम है उसके बगल का साइड लोब आपने कम कर दिया, बट कोई और साइड लोब बड़ा हो गया। तो अगर ये बहुत दूर है, किसी और डायरेक्शन में है और आपके डिजाइन को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर इसका पोजीशन अगर थोड़ा इधर उधर हुआ और वो आपके डेटा या कम्युनिकेशन में गड़बड़ करना शुरू किया तो फिर आपके लिए अच्छा बात नहीं है ये। तो उनका साइड लोब का लोकेशन, साइड लोब का मैग्नीट्यूड
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आप जब इंजीनियरिंग कर रहे होगे, एंटेना बना रहे होगे, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें है डायरेक्टिविटी, वो देख लेते हैं। डायरेक्टिविटी के बाद से फिर ना क्या होगा, अभी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज़ आने लगेंगे। तो मे बी आज हम लोग और फॉर्मूलेज़ नहीं देखेंगे, आज बस अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो हम लोग कहाँ से शुरू किया हमने, ई फ़ील्ड और एच फ़ील्ड का वैल्यू निकाला था फार फ़ील्ड में। अब फार फ़ील्ड में वैल्यू निकालने के बाद हमने एंटेना पैटर्न्स बनाना शुरू किया, ऐसा वड़ा वगैरह बना लेते हैं हम लोग। फिर वो पैटर्न बनाने के बाद हमने देखा कि रियलिस्टिक पैटर्न थोड़े अतरंगी होते हैं। अब वो अतरंगी होते हैं तो उनमें बीम विड्थ एक्ज़िस्ट करता है, साइड लोब्स एक्ज़िस्ट करते हैं। अभी डायरेक्टिविटी देखेंगे कि कितना हम लोग पावर एक जगह फ़ोकस कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। और फिर क्या, तो हमने अभी तक ये सब देखा, पैटर्न्स देखा, पैटर्न्स में 3 तरह के पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए। अब डायरेक्टिविटी के बाद फिर हम लोग और कुछ पैरामीटर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो इनसे ही डिराइव हो रहा होगा। ठीक है? तो डायरेक्टिविटी का थोड़ा-सा डेफिनिशन वगैरह देख लेते हैं। So the beam width of an antenna pattern specifies the sharpness of the main beam, but it does not provide us with any information about the rest of the pattern. ठीक है? तो डायरेक्टिविटी पूरे पैटर्न के का इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल द साइड लूप्स मे बी वेरी हाई एंड अनडिजायरेबल फीचर। तो अब क्या है ना कि आपका अगर कोई पैटर्न है जो ऐसा भी है, तो और दूसरा पैटर्न है जो जिसका उसका भी मेन बीम उतना ही बड़ा है, बट उसके साइड लोब्स का इंफॉर्मेशन कम है, मतलब साइड लोब्स का पावर कम है। तो देखो इन दोनों का बीम विड्थ बराबर है, ठीक है? ये 2 पैटर्न्स हैं, इन दोनों का बीम विड्थ बराबर है। बट क्या होगा कि जो सेकंड वाला जो डिज़ाइन जो एंटेना है जिसके साइड लोब्स कम है, उसका डायरेक्टिविटी हायर होगा। बट जो दूसरा वाला जो पहला वाला डिज़ाइन था, सॉरी, जिसमें साइड लोब्स ज़्यादा थे, उसका डायरेक्टिविटी कम होगा, क्योंकि तो आपके पास ना टोटल पावर उतना ही था जो आपने डाला। जो पहला एंटेना क्या किया, उसने आपका बीम का विड्थ बराबर रखा, बट उसमें पावर कम भेजा और साइड लोब में ज़्यादा पावर भेज दिया। दूसरा वाला एंटेना क्या किया, उसने फ़ोकस किया सारे पावर को उसी बीम में। तो बीम विड्थ बराबर रखते बट डायरेक्टिविटी ज़्यादा किया और साइड लोब कम किया। तो डायरेक्टिविटी भी आपको पूरे पैटर्न से एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है कि आपका पूरा पैटर्न पावर कैसे डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है? So a commonly used parameter to measure this overall ability of antenna to direct radiated power in a given direction is called directive gain. तो हम लोग इसको डायरेक्टिव गेन भी बोलते हैं। गेन आपके ना 2-3 तरह के गेन एंटेना में आते हैं। तो एक हुआ डायरेक्टिव गेन, एक होगा जो दूसरा रेडिएशन गेन करके बाद में आएगा। तो डायरेक्टिव गेन आपको बताता है कि आपका पावर कितना डायरेक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में, और वो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है रेडिएशन इंटेंसिटी। वो अब अगले क्लास में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब डेरिवेशन सॉल्व करने से एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। तो रेडिएशन इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आएगा, उससे सॉल्व करके हमें डायरेक्टिव गेन मिलेगा, बट एक गेन का वैल्यू मिलता है। अब रेडिएशन इंटेंसिटी इज द टाइम एवरेज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है? ठीक है, तो हमें पता है कि एंटेना रेडिएट करता है पावर हर डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप 2D पेन पेपर पे देखते हो, आप एक एंगल बना सकते हो, जैसे ये थीटा एंगल हो गया, तो ये 2D में एक एंगल है। 3D में अगर आप कोई, जैसे आप एक कोन बना रहे हो, कोन का जो सेंटर पे आप प्रोजेक्शन आता है, तो कोन जो है ना 3D में एक एंगल बना रहा है, तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है? तो आप अगर एक स्फीयर के अंदर कोई एंगल प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लो आपने एक स्फीयर लिया, स्फीयर में एक पोर्शन ले लिया, एक थोड़ा सा एरिया ले लिया। अब वो जो एरिया है वो सेंटर पे कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है 3D में, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो रेडिएशन, ठीक है? तो अगर हमारा जो एंटेना है वो सेंटर से रेडिएट कर रहा है और एक स्फीयर पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कितना पावर रेडिएट हो रहा है उस जगह पे, तो एक छोटा सा यूनिट एंगल लेंगे, सॉलिड एंगल लेंगे और उस पे कितना पावर आ रहा है पूरे, उसका टाइम एवरेज लेंगे, तो रेडिएशन इंटेंसिटी बताता है। तो आप टर्म से ही समझने की कोशिश करो, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या कहना चाह रहा है कि हमारा एंटेना रेडिएट करता है, तो रेडिएशन आ रहे हैं,
आप एक स्फीयर पे वो सारा रेडिएशन को डालने की कोशिश करो। बीच में एंटेना है, चारों तरफ स्फीयर है, स्फीयर पे प्रोजेक्शन आ रहा है। अब उस प्रोजेक्शन पे एक छोटा सा एरिया लोगे आप उस स्फीयर पे, और उस पे कितना पूरा टाइम रेडिएशन आ रहा है उसका इंटेंसिटी निकाल लो आप। तो वो आपको रेडिएशन इंटेंसिटी बताता है। अब उस रेडिएशन इंटेंसिटी से आप एक गेन का फॉर्मूला डिराइव करोगे जो डायरेक्टिविटी में यूज होगा। मे बी हम लोग नेक्स्ट क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा 2 घंटे के हम लोग क्लोज हो चुके हैं। तो अभी पॉज करके अगर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा एक क्लास के लिए। डायरेक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिविटी और रेडिएशन इंटेंसिटी से एक फॉर्मूला आ रहा होगा, नेक्स्ट क्लास में आप ये फॉर्मूला देखोगे। और क्या है कि ये सारे फॉर्मूलाज बेसिकली आपको क्या ना यूज करने होते हैं, आपको बार बार डिराइव नहीं करना होता। तो एक बार डिराइव करो और काफ़ी है, फिर उसके बाद बस यहाँ वहाँ वैल्यू पुट करना होता है, और इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत करके वैल्यू आ जाता है। तो ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये यू रेडिएशन इंटेंसिटी होता है और ये पावर होता है जो, तो पावर को छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोग को वैल्यू मिल रहा होगा कि कितना रेडिएशन हो रहा है। और उसी से फिर एक गेन डिफाइन हो रहा होगा कि रेडिएशन इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे और पूरे जगह पे कितना रेडिएशन कर रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है कि हमारा एंटेना एक स्फीयर पे रेडिएट कर रहा है पूरा टाइम, तो ये टोटल कितना रेडिएशन किया, और इस पर्टिकुलर जगह जहाँ मेरा मेन बीम होना चाहिए था वहाँ कितना रेडिएशन किया, तो उससे हमें उस जगह पे गेन मिल जाता है। तो गेन क्या होता है? गेन बेसिकली रेशियो होता है ना, बाकी किसी बेस के कंपैरिजन में आपको कितना वैल्यू आ रहा है तो आप डिवाइड करके गेन निकाल लेते हो। तो वैसे ही अगर बाकी जगह कितना कर रहे हैं या कितना होता अगर सब जगह बराबर होता, और यहाँ पे कितना वैल्यू रेडिएशन हो रहा है, तो वैसे करके आप रेडिएशन डायरेक्टिव गेन निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे इसको। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। और कुछ अगर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कोई भी चीज़ के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। इन जनरल भी कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आपको कंप्यूटेशनल मेथड रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ पूछनी होंगी तो मैंने शेयर किया है अपना कुछ प्लेलिस्ट और यूट्यूब का लिंक्स, आप उसके गो थ्रू कर सकते हो। तो और अगर किसी को कंप्यूटेशनल रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह करना होगा तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए। कुछ डाउट वगैरह है तो हम 2 मिनट रुकते हैं, किसी को कुछ पूछना होगा चैट में या अनम्यूट करके तो भी ओके। सो आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।